बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 11th फिजिक्स हाफ ईयरली एग्जाम्स स्पेशल सीरीज में आज पढ़ने वाले हैं चैप्टर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। हम इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप क्वेश्चंस तो करेंगे ही, साथ ही साथ हम वो कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल इजी वे में समझेंगे जो आगे चल के काम आते हैं क्लास 12th के लिए, जो काफ़ी यूजफुल होते हैं। यहाँ साइड में आपको नोट्स भी दिख रहे होंगे। इस तरीके के नोट्स आपको सभी चैप्टर्स के लिए मिल जाएंगे, क्लास 11th, क्लास 12th, ये सभी चैप्टर्स के। यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, डिटेल्स के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और बच्चों, आपको यहाँ स्क्रीन पर कुछ इम्पॉर्टेंट टाइप क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। इसकी पीडीएफ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें आंसर्स भी दिए हुए हैं, तो आप इनकी भी प्रैक्टिस ज़रूर कर लें। फर्स्ट टॉपिक सेंटर ऑफ मास, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते ही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इट इज़ अ पॉइंट at which total mass of the body is supposed to be concentrated। सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट लेने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है बच्चों? जो रियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो बहुत सारे पार्टिकल से बने होते हैं, तो अगर हम उनका मोशन समझना चाहें तो सारे पार्टिकल्स की पोजीशंस को अलग अलग देखना मुश्किल होगा। इसलिए हम एक स्पेशल पॉइंट मान लेते हैं ऑब्जेक्ट पर, जिसको सेंटर ऑफ मास बोलते हैं, जिस पर पूरी बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेटेड मान सकते हैं। सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट एट विच टोटल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज्ड टू बी सिचुएटेड और कॉन्सेंट्रेटेड। बच्चों, कोई सिस्टम हमने n पार्टिकल्स का लिया है, तो उसके सेंटर ऑफ मास के पोजीशन वेक्टर के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है m1 r1 प्लस m2 r2। ऐसे ही जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सबको ऐड करते चले जाते हैं और सभी पार्टिकल्स के मास का सम वो लेना होता है इसी तरीके से। तो अगर n पार्टिकल्स हैं तो यहाँ पर mn rn mn। तो ऐसे हम सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं फॉर अ सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स। अगर हमें पोजीशन वेक्टर नहीं दिए हुए हैं, हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं सभी पार्टिकल्स के, तो हम भी फिर सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। कोऑर्डिनेट्स के लिए x कोऑर्डिनेट m1 x1 प्लस m2 x2, ऐसे ही जितने भी पार्टिकल्स होंगे और अपॉन सभी पार्टिकल्स के मासेस का सम। सेम ऐसे ही y कोऑर्डिनेट ये भी निकाल लेते हैं, m1 y1 प्लस m2 y2, और जितने भी पार्टिकल्स हैं उसके लिए हम my की वैल्यू निकाल लेते हैं और अपॉन में सभी पार्टिकल्स के मासेस का सम ले लेते हैं। तो अगर हमें पोजीशन वेक्टर गिवन है पार्टिकल्स के, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर हमें पार्टिकल्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं तो हम ये फॉर्मूला यूज करके सेंटर ऑफ मास के भी कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। तो अब एक क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें, वो देख लेते हैं हम। तो यहाँ हमने सेंटर ऑफ मास पर बेस्ड एक इम्पॉर्टेंट लेकिन सिंपल सा क्वेश्चन लिया है। बाकी क्वेश्चंस भी जो इस तरीके के होंगे सब इसी मेथड से हो जाएंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं। 3 masses 3, 4 and 5 kilogram are located at the corners of the equilateral triangle of side 1 meter. Locate the center of mass of the system. यहाँ पर एक सिस्टम लिया गया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके कॉर्नर्स पर मासेस रखे हुए हैं। तो अब हमें इस ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। तो जो इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कोई शेप दी रहती है हमें, तो हम वहाँ पर कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से सेंटर ऑफ मास फाइंड करते हैं। मतलब हम ये फॉर्मूले अप्लाई करते हैं और इससे हमारे पास x कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास के लिए, y कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास के लिए मिल जाता है। मीन्स हम सेंटर ऑफ मास लोकेट कर सकते हैं। तो अब पहले हम यहाँ पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं और एक्सेस ड्रॉ कर लेते हैं कि ये x एक्सेस और इधर ये हम y एक्सेस ले रहे हैं, और हम इसको मान ले रहे हैं कि ये है m1 मास, ये है m2 और ये है m3। बाकी हम किसी को भी m1, m2, m3 मान सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो m1 यहाँ पर 3 किलोग्राम, m2 है 4 किलोग्राम, m3 है 5 किलोग्राम। अब हम इनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ ये जो सेंटर है इसके कोऑर्डिनेट्स तो 0, 0 होंगे, और इसीलिए हम ऐसा करते हैं कि जो भी हमें शेप दी रहेगी उसमें से किसी एक को हम ओरिजिन पर मान लेंगे। जैसे हमें अगर स्क्वायर भी दिया रहेगा तो उसको भी हम इस तरीके से लेंगे कि उसका एक पॉइंट यहाँ ओरिजिन पर आ जाए, जिससे 0, 0 कोऑर्डिनेट मिल जाते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाता है।
M2 के कोऑर्डिनेट्स के लिए हमें साइड दी हुई है ट्रायंगल की 1 मीटर, तो ये हो गया यहाँ पर 1 0। एक्स एक्सिस पर वैल्यू 1 मीटर है, वाई पर कोई वैल्यू ही नहीं है तो 0। M3 के कोऑर्डिनेट्स के लिए यहाँ पर हम ऐसे इसको ड्रॉ कर देंगे और इधर हम एक ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। ये जो डिस्टेंस है ये एक्स एक्सिस पर है, तो एक्स एक्सिस पर कितनी होगी, ये जस्ट इसको बाइसेक्ट करेगा क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये, तो इसलिए ये डिस्टेंस हो गई 0.5 मीटर। ये 1 मीटर हम थोड़ा इधर लिख लेते हैं कि ये है डिस्टेंस 1 मीटर। तो एक्स एक्सिस पर ये डिस्टेंस 0.5 मीटर है। अब हमें y की वैल्यू चाहिए, y कोऑर्डिनेट, तो ये जो हाइट है इसकी, इससे हमें y कोऑर्डिनेट मिलेगा। अब इस h की वैल्यू क्या होगी, फिगर से ये h हम निकाल लेते हैं पाइथागोरस से, ये भी 1 मीटर हुआ ना, और दूसरी साइड ट्रायंगल की ये 0.5 हो गई, तो यहाँ पर हमने पाइथागोरस अप्लाई कर दी। 1 स्क्वायर माइनस, अब 0.5 को हम 1/2 लिख लेते हैं, थोड़ा इजी रहेगा, 1/2 का स्क्वायर, तो ये आ गया √1 - 1/4, और ये √4 - 1/4 मीन्स ये आ जाता है √3/2। तो M3 का कोऑर्डिनेट देख सकते हैं, अब हम x एक्सिस पर है ये वैल्यू 1/2, 0.5 मतलब 1/2, और y पर है ये √3/2। सारे कोऑर्डिनेट्स आ गए, तो अब हम यहाँ सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं। x1 है हमारे पास 0, y1 है 0, x2 है 1, y2 0, x3 है 1/2 और y3 है √3/2। साथ में हमारे पास m1 है 3 किलोग्राम, m2 है 4 किलोग्राम और m3 है 5 किलोग्राम। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। XCM के लिए m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3, ठीक है ना, यहाँ पर हमारे पास 3 मासेस हैं इसलिए m1 प्लस m2 प्लस m3। 3 इंटू x1 क्या है 0, 4 इंटू x2 क्या है 1, m3 x3 5 इंटू 1/2 अपॉन 3 प्लस 4 प्लस 5, तो ये ऊपर आ गया 4 प्लस 2.5 अपॉन 12 मीन्स यहाँ आ गया ये 6.5 अपॉन 12, तो 0.54 ये वैल्यू आ जाएगी मीटर में। तो XCM की वैल्यू आ गई 0.54 मीटर। अब ऐसे ही हम y की वैल्यू देखते हैं। YCM इज इक्वल टू m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। अब यहाँ पर भी y1 तो 0 है, इसलिए जो पहली टर्म है वो 0 हो जाएगी, y2 भी 0 है तो ये भी 0। अब m3 है 5 और y3 है √3/2 और अपॉन में सारे मासेस का सम ये है 12, तो मीन्स ये आ गया 5/√3 अपॉन 12 इंटू 2। 5 इंटू √3 की वैल्यू 1.732, 24, 8.660, इसको हमें 24 से डिवाइड करना है तो आ जाता है 0.36। ये आ गई YCM की वैल्यू। दस लोकेशन 0.54 मीटर एंड 0.36 मीटर, ये सेंटर ऑफ मास आ गया। तो इसको हम देख लेते हैं कि ट्रायंगल में ये कहाँ आएगा, 0.54 और 0.36, तो ये यहाँ कहीं पर आएगा, सेंटर ऑफ मास इधर कहीं लोकेट करेगा, ये होगा सेंटर ऑफ मास। नेक्स्ट टॉपिक अब हम देख रहे हैं टॉर्क। तो टॉर्क पर बेस्ड क्वेश्चन, डिफाइन टॉर्क, राइट इट्स फॉर्मूला एंड SI यूनिट, गिव इट्स एग्जांपल्स इन डेली लाइफ। टॉर्क इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, जब फोर्स लगाकर किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट किया जाता है, घुमाया जाता है अबाउट एन एक्सिस, तो इसको बोला जाता है कि टॉर्क है वहां पर। इसको मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं, मतलब रोटेटिंग फोर्स है, फोर्स लगाने से कोई बॉडी अगर रोटेट कर रही है, घूम रही है, तो मीन्स वहां पर टॉर्क होता है। इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ
magnitude of force and the perpendicular distance between the line of action of the force and axis of rotation, और ये होती है r sin थीटा। कैसे है इसको हम देख लेते हैं। तो हम इसके लिए कोई भी एक ऐसे बॉडी ले रहे हैं कि ये कोई इरेगुलर शेप की बॉडी है जिसमें कि ये हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन ये ले लिया, ये हो गया पॉइंट O। अब मान लेते हैं कि फोर्स किसी पॉइंट P पे लगाया जा रहा है इस डायरेक्शन में, यहाँ पर ये F फोर्स लगाया गया, ये है लाइन ऑफ एक्शन। इस लाइन ऑफ एक्शन पर O से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, O को P से मिला देंगे। ये जो OP है यही है R, जो हमने यहाँ पे लिखा है ना R। अब R sin थीटा हमने क्या बोला डेफिनेशन में, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली हो गई, सपोज इसको नाम Q दे रहे हैं। तो अब OQ निकालने के लिए R को हम ऐसे देखें कि R की तो ये डायरेक्शन है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो अगर ये एंगल थीटा तो मीन्स ये एंगल थीटा। अब हम यहाँ से OQ देखें तो क्या आ जाएगा, OQ इस राइट एंगल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर कैसे निकलेगा, R sin थीटा से। तो इस तरीके से ये टॉ इज इक्वल टू FR sin थीटा आता है, और वेक्टर फॉर्म में हम इसको लिखते हैं R क्रॉस F। यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि ये तीनों ही वेक्टर क्वांटिटीज हैं, इसलिए टॉर्क की डायरेक्शन यहाँ मैक्सवेल स्क्रू रूल से देख ली जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, R क्रॉस F F क्रॉस R के इक्वल नहीं होता, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कॉम्यूटेटिव। कि टॉर्क जो है, टॉर्क को हम क्या लिखते हैं, फोर्स का मैग्नीट्यूड और परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी है, कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है OQ, जो परपेंडिकुलर लाइन ऑफ एक्शन पे ड्रॉ किया गया है। अब इसकी यूनिट, SI यूनिट आप देखेंगे तो यहाँ फोर्स इंटू डिस्टेंस है तो न्यूटन मीटर हो गई। डायमेंशन जो वर्क की होती है ML/T-2, क्योंकि वर्क भी तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो अब ऑब्जेक्ट या तो घूमेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज को हम लेते हैं नेगेटिव, ये साइन कन्वेंशन है, और जब वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रही होती है तो उसको हम पॉजिटिव लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कपल, न्यूमेरिकल करते हैं तो फिर न्यूमेरिकल में यूज होता है ये। कपल को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, अ कपल इज टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हुज लाइन ऑफ एक्शन डू नॉट कोइंसाइड। मतलब जैसे कि ये हम एक फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, ये इसकी एक्शन ऑफ लाइन हो गई, F फोर्स लगा रहे हैं। अब दूसरा फोर्स भी इक्वल होना चाहिए और अपोजिट होना चाहिए, लेकिन एक्शन लाइन अलग हो, मतलब दूसरा इस साइड लग रहा है, तो ये F फोर्स लग रहा है, ये इसकी एक्शन लाइन हो गई। तो दोनों फोर्सेस एक दूसरे से अपोजिट हैं, इक्वल हैं, लेकिन एक ही पॉइंट पे नहीं लग रहे, अलग अलग पॉइंट पे लग रहे हैं। ये लग रहा है P पॉइंट पे तो ये Q पॉइंट पर। जैसे आप बॉटल का ढक्कन खोलते हैं तो वहां पर आप दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगाते हैं, दैट इज कपल। फॉर्मूला देखें इसका, तो टॉर्क ऑफ कपल FR sin थीटा या FD sin थीटा। इस डिस्टेंस को, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसको अगर हम D माने तो FD sin थीटा। और यहाँ आप देख रहे हैं कि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, तो टॉ इज इक्वल टू FD। मैक्सिमम टॉर्क के लिए यहाँ पर ये FD रहता है। तो कांस्टेंट टॉर्क के लिए ये हमने कांस्टेंट ले लिया, यहाँ पर ये FD हो गया, तो टॉ की वैल्यू कांस्टेंट है तो ऐसे में F क्या आ जाएगा, कांस्टेंट अपॉन D। तो अब आप देख रहे हैं कि D की वैल्यू अगर इंक्रीज करेंगे तो F की वैल्यू डिक्रीज होगी। इसीलिए ऐसा होता है कि जो डोर्स हैं उनके हैंडल हिंजेस से बिल्कुल दूर लगाए जाते हैं। जैसे सपोज ये कोई हम डोर ले रहे हैं तो यहाँ से ये फिक्स है अगर, तो हैंडल इसका यहाँ पर लगता है। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a particle about an axis of rotation is equal to the product of its mass and square of its distance from the rotation axis। अगर ये distance r है तो इसको हम r square ऐसे लिखेंगे। तो I is equal to product of mass of particle and the square of the distance of the particle from the axis of rotation। तो जैसे ये कोई हमने ऐसे बॉडी ली और ये है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसी तरीके से, तो ऐसे सपोज ये बॉडी रोटेट कर रही है किसी भी डायरेक्शन में, हमने एक इसका पार्टिकल ले लिया यहाँ पर कि कोई एक ये पार्टिकल है यहाँ, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसकी डिस्टेंस, ये r डिस्टेंस। अब
इस तरीके का है कि एक्सेस ऑफ रोटेशन बॉडी के परपेंडिकुलर है, तो हमेशा ये r कैसा रहेगा, एक्सेस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर ही रहेगा। फॉर सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स, इन सबका सम मतलब m1 और m1 के साथ यहाँ r1, m2 के साथ r2, यहाँ r3, r4, r5, तो m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर और ऐसे ही आता चला जाएगा। फिर इसको हम लिखते हैं ऐसे सिग्मा m r स्क्वायर, यहाँ पर i, r में भी i और इस i की वैल्यू 1 से लेकर जितने भी पार्टिकल्स हैं वहां तक चली जाती है। तो इस तरह से किसी भी बॉडी का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं। I डिपेंड्स ऑन मास डिस्ट्रीब्यूशन, मास पर तो डिपेंड करता ही है, लेकिन कितनी डिस्टेंस पर कितना मास है उस पर भी डिपेंड करता है, तो मास डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करता है। मींस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर कोई एक डिस्क टाइप की चीज ली है जो पूरे में मास है और m मास है इसका, और एक कोई व्हील टाइप की चीज ली है, सेम मास, यहाँ बीच में ये एम्प्टी है और बस मास यहाँ पर है इसका, लेकिन मास इसका भी उतना ही है, m मास है, तो दोनों केसेस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो किसका ज्यादा रहेगा, I डैश का। I डैश इज ग्रेटर देन I। इसकी SI यूनिट हम फॉर्मूले से देख ही सकते हैं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। डायमेंशन हो गई ml2। स्केलर क्वांटिटी है ये, उससे पहले हमने देखा था कि टॉर्क जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। ये इसको हमने टॉर्क को देखा था कि टॉर्क तो वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी है। एग्जाम्पल इसका फ्लाईव्हील, ये अभी हमने ऊपर भी देखा कि मास डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज्यादा होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टेबिलिटी के लिए यूज होता है। फ्लाईव्हील बच्चों एक हैवी रोटेटिंग व्हील होता है। इनर्शिया प्रॉपर्टी से आप समझ रहे होंगे कि अपने में होने वाले चेंज को अपोज करने वाली प्रॉपर्टी, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब अपने में होने वाले रोटेशन को अपोज करने वाली प्रॉपर्टी। मींस अगर किसी चीज को घुमाना है तो पहले तो उसको घुमाने में ही ज्यादा फोर्स लगाना पड़े, लेकिन जब एक बार वो रोटेट करना शुरू कर दे तो फिर वो जल्दी से रुके नहीं, मतलब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है। तो फ्लाईव्हील एक ऐसी ही मशीन होती है जिसमें एक हैवी रोटेटिंग व्हील होता है। तो एक बार जब वो घूमना शुरू कर देता है तो अब अगर वो मान लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी से घूम रहा है, उसका स्विच ऑफ भी कर दें तो वो एकदम से नहीं रुकेगा। नेक्स्ट बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जल्दी से समझ भी नहीं आता, लेकिन हम इसको बहुत इजीली समझ लेंगे। रेडियस ऑफ गायरेशन। इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे कोई एक ये बॉडी है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अबाउट ये रोटेट कर रही है बॉडी। तो इस बॉडी के लिए हम मान लेते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये है m r स्क्वायर। m हमें पता है यहाँ इसका टोटल मास और r है इसकी डिस्टेंस। अब अगर इस पूरी बॉडी को एक पॉइंट मास की तरह से सपोज कर लिया जाए, जैसे सेम ही हम इसी पे ही समझ लेते हैं कि इस बॉडी को जिसका मास ये m है, हमने ऐसे मान लिया कि ये है एक पॉइंट मास और इसका मास भी m ही है, मतलब इस पूरी बॉडी जितना मास ही है इस पार्टिकल का। तो I मोमेंट ऑफ इनर्शिया लाने के लिए इस पॉइंट को एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी डिस्टेंस पर रखना होगा, वो डिस्टेंस ही होती है रेडियस ऑफ गायरेशन। एक बार फिर से समझ लीजिए, हमने मान लिया कि कोई एक बॉडी है जिसका मास है m और उसके लिए ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, बॉडी इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है और डिस्टेंस हमने इसमें ये r ली हुई है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर है। ठीक है, अब इस बॉडी को आप सपोज कीजिए कि सपोज ये बॉडी इतनी बड़ी ना होके जस्ट एक पॉइंट की फॉर्म में है, मास वही है इसका, तो हमने मान लिया ये है वो पॉइंट। अब इस पॉइंट को इस एक्सिस के अबाउट कितनी डिस्टेंस पर रोटेट कराया जाए कि सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आए, तो वो जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को ही बोला जाता है रेडियस ऑफ गायरेशन। तो अब ये m जो है, ये m ऐसे रोटेट कर रहा है इस एक्सिस के अबाउट और इसके लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो m k स्क्वायर आ रहा है, मतलब I इज इक्वल टू m k स्क्वायर। तो m r स्क्वायर इज इक्वल टू m k स्क्वायर। तो उस कंडीशन में तो r और k की वैल्यू इक्वल आ गई, लेकिन यही इसका एक यूज है, सिग्निफिकेंस इसका यही है। जैसे हमने कोई बॉडी ली, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 1/2 mr स्क्वायर। ठीक है, तो अब इस बॉडी को भी हम ऐसे ही एक पॉइंट की तरह सपोज कर लेंगे, तो मास उसका वही रहेगा। मान लेते हैं कि k डिस्टेंस के लिए सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनता है, तो यहाँ पर ये m k स्क्वायर आ जाएगा।
इससे आप देखेंगे कि k की वैल्यू क्या आ गई, r/√2। तो हमें हर शेप के लिए अलग अलग रेडियस ऑफ गायरेशन मिल जाती है। एक और फॉर्मूला है रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए, k इज इक्वल टू √r1² प्लस r2², जितने भी हमको यहाँ पर ऐसे पार्टिकल्स दिए होंगे और उनका ये नंबर आ जाएगा। जितने n पार्टिकल्स हैं तो rn² है सपोज यहाँ एंड तक, तो अपॉन n। रेडियस ऑफ गायरेशन डिपेंड्स किस पे डिपेंड करता है रेडियस ऑफ गायरेशन, एक तो एक्सिस ऑफ रोटेशन पर, और डिपेंड करता है ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पर। डिपेंड किस पर नहीं करता, ये इंडिपेंडेंट है ये मास ऑफ द बॉडी पर। बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन उसके डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है, वो आपने यहाँ पे देख ही लिया होगा। तो आपको ये रेडियस ऑफ गायरेशन भी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम इज द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। जैसे टॉर्क क्या है, मोमेंट ऑफ फोर्स, इसी तरीके से ये है मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। L इज इक्वल टू, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है तो R क्रॉस P, ये इसका फॉर्मूला है, तो L इज इक्वल टू RP साइन थीटा। अब जैसे आपने टॉर्क को डिफाइन किया था, बिल्कुल ऐसे ही आप इसको भी डिफाइन कर सकते हैं। मान लेते हैं किसी बॉडी के लिए ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो P को हम अगर mv रख दें, P इज इक्वल टू mv, तो L इज इक्वल टू mvr साइन थीटा, ठीक है। और अगर थीटा 90 डिग्री है तो L इज इक्वल टू mvr। तो ये L भी यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी है। R और P का जो प्लेन होगा, इस फॉर्मूले से हम देखें तो R और P के प्लेन के परपेंडिकुलर L की डायरेक्शन होती है, क्योंकि L भी तो वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो जैसे हमने ये एक प्लेन लिया हुआ है, ये एक प्लेन है, इस प्लेन में किसी एक पॉइंट पर, सपोज ये हमने एक पॉइंट लिया हुआ है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो यहाँ O से इस पॉइंट P तक की डिस्टेंस, ये P पॉइंट तक की डिस्टेंस R हो गई, ये है P। यहाँ पर P इज इक्वल टू mv, P की वही डायरेक्शन होगी जो V की डायरेक्शन है, तो ये P की डायरेक्शन हो गई, ये R हो गया, R क्रॉस P हमें लेना होता है, तो R क्रॉस P के प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा ये एंगुलर मोमेंटम। तो R के भी परपेंडिकुलर, P के भी परपेंडिकुलर, R और P आपस में परपेंडिकुलर, ये तीनों ही परपेंडिकुलर होते हैं। तो वही जो मैक्सवेल स्क्रू रूल से डायरेक्शन देखनी होती है, वही यहाँ पर देखते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको 12th में भी बहुत काम आएगा, एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क। अब आप इससे एक और फॉर्मूला एंगुलर मोमेंटम का फाइंड कर सकते हैं, L इज इक्वल टू है mvr, यहाँ पे V को हम रख देते हैं r ओमेगा। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा पहले भी, मोशन इन अ प्लेन चैप्टर में, जहां हमने सर्कुलर मोशन पढ़ा था। यह आ जाता है mr² ओमेगा। mr², अभी हमने जस्ट देखा कि I होता है, तो इस तरह से ये L इज इक्वल टू I ओमेगा, ये आ जाता है। अब हम देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस चैप्टर से जो डेरिवेशन आता है वो देखते हैं। शो दैट dl/dt इज इक्वल टू टॉर्क, ये हमें प्रूव करने के लिए आता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द टॉर्क, ये प्रूव करने के लिए आता है। तो इसको हम कैसे देखते हैं, इसका आंसर हम यहाँ पे स्टार्टिंग करते हैं L के फॉर्मूले से। L इज इक्वल टू R क्रॉस P, अभी देखा हमने, तीनों ही वेक्टर क्वांटिटी हैं ये। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू T, T के रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो इधर ये dl/dt आ जाता है। इस साइड यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो ये इस तरीके से आ गया। फिर सेकंड ऐसे ही रहता है, फर्स्ट का हम करते हैं डिफरेंशिएशन, मतलब dr/dt, और यहाँ P इसी तरीके से आ जाएगा ये। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है, ये dp/dt क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो ये हमने लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में पढ़ा था, सेकेंड लॉ है ये, मीन्स ये होता है F के इक्वल। और इधर dr/dt ये क्या है, वेलोसिटी हो गई, तो V क्रॉस P आ गया यहाँ पर। R क्रॉस F यही तो टॉर्क होता है, तो ये टॉर्क आ गया। और यहाँ ये जो V है, V क्रॉस P को भी हम ऐसे रख देते हैं mv, P की वैल्यू। अब हम देख रहे हैं V क्रॉस V आ रहा है यहाँ पर,
और v क्रॉस v मतलब एक ही डायरेक्शन है, इनके बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री का, और क्रॉस प्रोडक्ट में 0 डिग्री मतलब वैल्यू 0 हो जाती है, तो सिर्फ यहाँ टॉर्क बचता है v क्रॉस v, ये आ गया 0। तो dl अपॉन dt, यहाँ पर भी वेक्टर है बच्चों, ये ध्यान देंगे हम, ऊपर वेक्टर था ना, तो dl अपॉन dt ये टॉर्क के इक्वल आ जाता है, तो dl अपॉन dt इज इक्वल टू टॉर्क। और ये कौन सा टॉर्क है, ये एक्सटर्नल टॉर्क होता है, कि बाहर से कोई फोर्स लग रही है तो उसकी वजह से जो टॉर्क है एक्सटर्नल टॉर्क, वो इक्वल होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ये है बहुत इंपॉर्टेंट इसका डेरिवेशन जो प्रूव करने के लिए आता है। इससे ही लिंक्ड ये नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड इफ एक्सटर्नल टॉर्क इज 0। तो अगर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा होता है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो हम यहीं से ही शुरू कर देंगे, जो हमने ये ऊपर लिखा है अभी रिलेशन, dl अपॉन dt इज इक्वल टू टॉ एक्सटर्नल। अब यहाँ गिवन क्या है, टॉ एक्सटर्नल है 0, तो जब ये 0 हो गया तो मीन्स dl अपॉन dt ये 0 आ गया। किसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है उसका, मीन्स l इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एल कॉन्स्टेंट है इसीलिए इसका डिफरेंशिएशन ये 0 आ गया। और एल का फॉर्मूला आई ओमेगा, तो आई ओमेगा भी कांस्टेंट आ गया। और एक फॉर्मूला इसका एल का एम वी आर भी होता है, तो सबको ही लिख लेते हैं हम, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा इज इक्वल टू एम वी आर, ये सब हो गए कांस्टेंट। क्या कंडीशन है इसकी, जिस टाइम पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है उस टाइम पर, अगर टॉ एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0 है तो ये सब कांस्टेंट रहते हैं, कंजर्व रहते हैं, इनमें कोई चेंज नहीं आता। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, कि ये इलेक्ट्रॉन्स पर भी अप्लाई होता है और प्लैनेटरी मोशन पर भी अप्लाई होता है। जहां प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं सन को, तो वहां पर भी उनका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस को, उनका भी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है। एक तो डेफिनेशन देख लेंगे बस सेंटर ऑफ ग्रेविटी की। सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है जहां पर टोटल वेट किसी बॉडी का सपोज किया जा सकता है। इसके अलावा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, जैसे काइनेटिक एनर्जी मोशन की वजह से होती है, ऐसे ही रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल मोशन की वजह से होती है। किसी बॉडी में रोटेशन हो रहे हैं तो उसकी वजह से उसमें जो काइनेटिक एनर्जी होगी, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी K इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर से ही हम इसको भी देख सकते हैं, V की जगह आर ओमेगा रख देंगे, तो एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो गई। अब एम आर स्क्वायर क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो K इज इक्वल टू आई ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ ये 1/2, तो ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। अब एक और इसमें बच्चों हम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और देख लेते हैं, क्योंकि उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आता है। जो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है उसमें दो टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं, कि कोई बॉडी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होगी अगर वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। तो ट्रांसलेशनल में है अगर वो, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अब ट्रांसलेशनल में क्या है, ये अभी हमने देखा, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है अगर कोई बॉडी, तो इसका मतलब उस पर जो नेट फोर्स है वो 0 होती है। नेट फोर्स इज इक्वल टू 0 मीन्स सिग्मा एफ इज इक्वल टू 0, जितनी भी फोर्स लग रही हैं उनका सम 0 होगा। दूसरा रोटेशनल इक्विलिब्रियम, अगर कोई बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो उस पर नेट टॉर्क 0 होगा, नेट टॉर्क इज इक्वल टू 0 मीन्स सिग्मा टॉ इज इक्वल टू 0। कोई बॉडी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है तो मीन्स वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी होगी और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी होगी। तो इस पर बेस्ड एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो, आपको बच्चों यहाँ पर वो दिख रहा होगा, आपको इसका वीडियो एक्सप्लेनेशन भी डिटेल में मिल जाएगा और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप ये क्वेश्चन भी जरूर कर लेंगे बच्चों। इसमें एक रोलिंग मोशन पर बेस्ड भी क्वेश्चन होता है, बड़ा कॉमन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बॉडीज को, एक स्फीयर, एक सिलेंडर, एक हॉलो स्फीयर, ऐसी कुछ बॉडीज को सेम हाइट से
एक साथ ड्रॉप किया जाता है इंक्लाइंड प्लेन पर, तो सबसे पहले नीचे कौन पहुंचेगा, किसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी अगर सबके मासेस सेम है तो बच्चों यहाँ पर हम ये एक रिलेशन देख रहे हैं कि जब वो हाइट पर हैं तो ये उनकी पोटेंशियल एनर्जी है और जब मोशन में तो काइनेटिक एनर्जी है। यहाँ के रेडियस ऑफ गायरेशन है, आर उन बॉडीज की रेडियस है जो अलग अलग बॉडीज यहाँ पर ली गई हैं, जैसे सिलेंडर, स्फीयर या डिस्क कोई भी। तो हम इसकी हेल्प से एक ये रिलेशन देख लेते हैं वेलोसिटी का, और यहाँ से बस हमें ध्यान ये देना है कि वेलोसिटी किसकी ज्यादा होगी, अलग अलग बॉडीज में किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, जिसके लिए के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू लीस्ट होगी। तो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर जिसके लिए सबसे कम वो सबसे तेज चलेगा, और के क्या है यहाँ पर, रेडियस ऑफ गायरेशन। तो रेडियस ऑफ गायरेशन हम यहाँ इस टेबल से देख सकते हैं किसके लिए के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू लीस्ट होती है, तो जिसके लिए ये सबसे कम होगी वही सबसे पहले नीचे पहुंचेगा। जो भी हमें बॉडीज दी जाएंगी उनमें हम के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर को कंपेयर कर लेते हैं। तो इस तरह से बच्चों हमने ये होपफुली चैप्टर काफी हद तक कवर कर लिया है और आपको ये सभी इजीली समझ भी आ गए होंगे, और इनमें से आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर ही मिलेंगे। तो अगर आपको इनसे रिलेटेड अभी भी कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो नोट्स के लिए भी अगर आपको इन नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऑल द वेरी बेस्ट।